Good morning to all my dear students. Today we will discuss our new chapter solid state. आज अपन अपने न्यू चैप्टर बेटा ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो ठोस अवस्था से पहले मैं बात कर लेता हूँ बेटा स्टेट ऑफ मैटर की। अपन ने मैटर को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं अपन। पहला कौन सा? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और थर्ड वन इज द गैसियस स्टेट। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। और भी इसकी बेटा फॉर्म होती है मैटर की, प्लाज्मा वगैरह, बट जो अपने सिलेबस में है वो अपन इन तीनों की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट, गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट की बात करते हैं अपन। तो अब अपन देखते हैं इन तीनों स्टेट्स को अपन कहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा गैसीय स्टेट की, तो गैसीय स्टेट अपन 11th क्लास के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट वन आता हूं बेटा मैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट अपन 12th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है, 12th क्लास में कवर करेंगे इसको। आज अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड में बात करूं लिक्विड स्टेट की, जो अपन फिजिक्स के अंदर बेटा विस्कोसिटी वगैरह वो पार्ट वहां पे कवर करते हैं। तो अपन 11th और 12th बेटा दोनों के अंदर अपने स्टेट ऑफ मैटर तीनों को अपन कवर करते हैं। तो अपन बात करते हैं बेटा सॉलिड स्टेट की। तो अपन ने जब गैसीय स्टेट पढ़ा तो वहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में कंपैरिजन की बात की थी बेटा अपन। तो अगर मैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें अपन कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो बताइए कि सॉलिड के अंदर सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होंगे बताओ, ज्यादा होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी बताओ, अणुओं के मध्य दूरी क्या होगी, कम होगी। और कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है बेटा, लेस होती है। संपीड़ितता की बोले जिसे अपन क्या होती है, लेस होती है। जैसे ये अपना सॉलिड है, इसको अपन क्या नहीं कर सकते बेटा, कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को खो देगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और प्रॉपर्टीज की बात करें अपन, वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे इनकी विसरण की दर भी क्या होती है, कम होती है। क्लियर बात है। और इनकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। फिक्स सॉलिड की शेप होती है बेटा, फिक्स इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अपन बात करेंगे बेटा किसकी, सॉलिड स्टेट की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन की होगी। क्या डेफिनेशन अपनी कि सॉलिड स्टेट है क्या बेटा? तो सबसे पहले राइट कीजिए, सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर which have sufficient force of attraction, which have sufficient force of attraction between their molecules, so molecules do not pass, so molecules do not pass each other। तो ये सिंपल सी बात हुई बेटा सॉलिड स्टेट की कि सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, सो मॉलिक्यूल्स डू नॉट पास ईच अदर। क्लियर है यहाँ तक कि ठोस बेटा अपने पदार्थ की अवस्था है जिसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे अणु इधर उधर पास नहीं होता। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सॉलिड स्टेट बोल देते हैं या सॉलिड बोल देंगे। क्लियर है बात है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। बिल्कुल बेसिक से अपन इस चैप्टर को देख रहे हैं यहाँ पे। तो हेडिंग डाली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करता हूं मैं यहाँ पे कि सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो बताइए बेटा सॉलिड की फर्स्ट में बात करूं मैं यहाँ पे, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका क्या होता है बेटा, फिक्स आयतन एवं आकार होता है सॉलिड का। इसका आयतन भी फिक्स है, इसका आकार भी फिक्स है। तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्लियर है बेटा यहाँ तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पे हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी बताओ, ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या होता है, ज्यादा होता है। थर्ड बात करूं मैं कंप्रेसिबिलिटी की, तो क्या होगा, लेस कंप्रेसिबिलिटी होगी बेटा इसकी संपीड़ितता क्या होती है,
कम होती है। क्लियर बात है, यहाँ पे इसको ज्यादा कंप्रेस अपन नहीं कर सकते बेटा, ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा बेटा, ओरिजिनल फॉर्म को ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। नेक्स्ट हम बात करें अपन फोर्थ प्रॉपर्टीज की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे बेटा, बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पे अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर ज्यादा होंगे। अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी बताओ, पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, अणु क्या होंगे, ठोस में पास होंगे। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं यहाँ पे सॉलिड्स की, तो 6 बात करूं बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताओ ज्यादा होगी या कम होगी, लेस होगी बेटा, बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी। पार्टिकल्स क्या नहीं करेंगे, ज्यादा मूव नहीं करेंगे। क्लियर बात है। अगर मैं ठोस लिक्विड गैस में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की होती है बेटा। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर बात है यहाँ तक। तो ये थी सॉलिड की प्रॉपर्टीज। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज बेटा अपन को पता होना चाहिए कि सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेस कंप्रेसिबिलिटी, इसको कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पार्टिकल्स के बीच क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, पार्टिकल्स के बीच कम होगी। और यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, बहुत ही कम होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो सॉलिड की अपन ने सॉलिड स्टेट की बात की कि सॉलिड होता क्या बेटा, कि एक फॉर्म ऑफ मैटर है, उसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं करते। सेकंड अपने प्रॉपर्टीज की बात की। नेक्स्ट बात करूंगा बेटा मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात करते बेटा अपन कि सॉलिड को अपन कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। अब सॉलिड के बारे में सोचिए बेटा कि जो क्लासिफिकेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे, कि पार्टिकल्स एक फिक्स मैनर में अरेंज है या पार्टिकल्स फिक्स मैनर में अरेंज नहीं है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे देखेंगे बेटा, ऑन दी बेसिस ऑफ on the basis of arrangement of particle, on the basis of arrangement of particle, solids are classified into 2 categories. तो ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कणों की व्यवस्था के आधार पर बेटा अपन ठोस को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देख लीजिए ये अपना सॉलिड है। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर अपन ने सॉलिड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। यहाँ से अपना चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज थी, वो सभी को पता होती है। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वी क्लासिफाइड सॉलिड इनटू 2 कैटेगरीज। अपन ने 2 भागों में क्या किया, ठोस को वर्गीकृत किया। पहला अपना जो पार्ट है बेटा, पहला कौन सा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला कौन सा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकंड अपना कौन सा हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है बात। तो फर्स्ट अपना यहां से समझने की बात है बेटा, सॉलिड को अपन ने 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट वन इज दी क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज दी एमॉर्फस सॉलिड। और ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पे अपन कर रहे हैं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे, कि पार्टिकल्स फिक्स मैनर में अरेंज है तो उसे कौन सा सॉलिड बोलेंगे, या डिस मैनर में अरेंज है तो उसे कौन सा सॉलिड बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला कौन सा हो गया अपना, क्रिस्टलाइन
सॉलिड, जिससे अपन बोलेंगे बेटा क्या, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। और सेकंड अपना क्या हो गया, एमोर्फस सॉलिड, जिसे क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस अपन बोलेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक कि पहला कौन सा हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड कौन सा हो गया, एमोर्फस सॉलिड। अब इनमें डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए। एग्जाम्स में बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा अपना, फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा कहां से बनता है, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस से आ जाता है कभी कभार, तो अपन को डिफरेंस पता होने चाहिए। चलते ही बेटा अपन आगे इनके डिफरेंस पे कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के डिफरेंस की बात करता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए अपना एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के डिफरेंस की अपन बात करेंगे। तो ध्यान से समझना बेटा डिफरेंस को। यहाँ पे फर्स्ट वन कौन सा अपना, क्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट कौन सा बेटा, क्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरा एमोर्फस का मतलब कौन सा अपना, अक्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बेटा ऐसा डिफरेंस बनाइए। चार्ट की फॉर्म में अपन देख रहे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस की मैं बात करता हूं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस की बात करें अपन बेटा, सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हुई बात यहां तक कि अपन ने पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को क्लासिफाई किया था। अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बेटा फिक्स है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। कि सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखिए बेटा कि वह ठोस जिसमें कण एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, वह ठोस जिनमें पार्टिकल्स कण अपने एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि सॉलिड विच डज नॉट हैव फिक्स एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज द एमोर्फस सॉलिड। तो फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा कि अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। जैसे बात करूं बेटा मैं NaCl की बात करता हूं। अगर अपन ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग में अपन आयनिक बॉन्ड के बारे में भी अपन ने देखा होगा। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बताओ, NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। एक Na+ से 6 Cl- सराउंडेड होते हैं। अगर Na+ यहाँ पे है, एक Cl- इधर होगा, दूसरा Cl- इधर होगा, तीसरा Cl- इधर होगा बेटा, और फोर्थ Cl- यहाँ पे बैक साइड में होगा, फिफ्थ यहाँ पे डाउनवर्ड होगा एंड सिक्स कहां पे होगा, अपवर्ड होगा। तो ये एक Na+ से 6 Cl- क्या होते हैं यहाँ पे सराउंडेड होते हैं, और एक Cl- से क्या होते हैं बेटा, 6 Na+ सराउंडेड होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स मैनर हो गया। तो किसका एग्जांपल हो गया, ये अपना क्रिस्टलाइन का एग्जांपल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपन वहां पे देखते हैं जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं इस चैप्टर को बेटा गैसेस स्टेट से कंपेयर करूं तो गैसेस स्टेट अपना एक बिल्कुल सिंपल चैप्टर बेटा, जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं अपन, PV = nRT आइडियल गैसों के लिए। वहां से अपना मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन रियल गैसों की। रियल गैसों में अपन ने वंडरवॉल गैस इक्वेशन लगा दी थी, P + AN² V - NB = nRT। A और B क्या थे, वंडरवॉल कांस्टेंट थे। तो वो चैप्टर थोड़ा सिंपल था इसके कंपैरिजन में। ये चैप्टर बेटा जिसको समझ में आ गया उसके लिए सबसे इजी चैप्टर बन जाएगा अपना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन का काम है। अपन को थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा कि ये अपना एक क्यूब है, क्यूब में कॉर्नर्स कितने होंगे, फेस कितने होंगे, एज कितनी होगी बेटा, उसके किनारे कितने होंगे, केंद्र कितने होंगे। क्लियर है बात। तो अपन ने बात की यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज दी, बोलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड वन इज दी एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या था अपना कि अगर पार्टिकल्स फिक्स मैनर में अरेंज है तो क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि पार्टिकल्स विच है रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा तो उसे क्रिस्टलीय ठोस। अगर रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है बेटा तो उसे क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल देखिए, उसमें समझाया कि फिक्स अरेंजमेंट है बेटा, एक Na+ 6 Cl- से क्या है, सराउंडेड है। बट यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, किधर है, किधर है, किधर बेटा अलग अलग है। तो इसने क्या बोल दिया,
एमोर्फस सॉलिड बोल दिया। तो ये अपना फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हुआ। सेकंड चलते बेटा, दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग। जो क्रिस्टलाइन से बेटा फिक्स अरेंजमेंट है, तो इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक स्लो और कंट्रोल कूलिंग के द्वारा बेटा, स्लो और कंट्रोल कूलिंग के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इनको क्या करेंगे? दे आर ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग। अगर अपन ने एकदम से कूलिंग कर दी तो कौन सी सॉलिड अपन को ऑब्टेन्ड होंगे? एमोर्फस सॉलिड ऑब्टेन्ड होंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए बेटा कि अपन ने एकदम से कूलिंग की तो पार्टिकल्स क्या होंगे? डिस मैनर में क्या होंगे? अरेंज होंगे। बट अगर अपन स्लो और कंट्रोल कूलिंग कर रहे हैं बेटा, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? एक फिक्स मैनर में अरेंज्ड होंगे। तो जो सॉलिड अपन को ऑब्टेन्ड होगा उसको बोलेंगे अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहाँ पे सडन कूलिंग कर दी अपन ने, जो सॉलिड ऑब्टेन्ड होगा उसको बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड। एक एग्जांपल की हेल्प से अपन समझते बेटा इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया बेटा? वाटर लिया। एक अपन ने एक कटोरी ली, उसके अंदर वाटर लिया। अब इस वाटर को मैं दो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या कर रहा हूँ? फ्रीज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कटोरी में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, दूसरी कटोरी में अपना सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। इसको मैं, सुनना बेटा ध्यान से, इसको मैं 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा हूँ और इसको मैं मान लो -60 डिग्री पे फ्रीज कर रहा हूँ। इसको मैंने 0 डिग्री पे फ्रीज किया। अब 0 डिग्री में HOH आपस में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक फिक्स मैनर में आपस में जुड़ते चले जाएंगे पार्टिकल्स। अगर मैंने माइनस से बेटा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया, -60 बहुत कम टेम्परेचर है, एकदम से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? क्या होंगे बेटा? कूलिंग होगी, पार्टिकल्स डिस मैनर में अरेंजमेंट होगी। अगर तुम देखो अभी तो यहाँ पे अगर मैंने -60 पे उसको फ्रीज किया है तो थोड़ा सा सरफेस उभरा हुआ सा होगा उस वाटर का, और अगर मैंने 0 पे किया थोड़ा कम उभरा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो रहे? फिक्स मैनर में अरेंजमेंट हो रहे। तो अगर 0 डिग्री पे किया स्लो और कंट्रोल कूलिंग, तो ये कौन से सॉलिड ऑब्टेन होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑब्टेन होंगे। अगर सडन कूलिंग कर दी तो कौन से होंगे? अक्रिस्टलीय सॉलिड अपन को ऑब्टेन होगी। चलते बेटा नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखिए। सेकंड क्लियर हो गया अपना, फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंस। थर्ड बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? वास्तविक ठोस बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स है। इन्हें क्या बोल रहे हैं? ट्रू सॉलिड बोल रहे हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं बेटा। इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे वास्तविक ठोस बोलेंगे। और जो अपने एमोर्फस सॉलिड बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? छाद्म ठोस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? छाद्म ठोस बोलेंगे या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। समझिए बेटा अपना थर्ड पॉइंट, जो क्रिस्टलीय ठोस है उन्हें क्या बोल रही है? ट्रू सॉलिड बोल रही है, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या बेटा? फिक्स है, वास्तविक है, तो इन्हें बोल दिया ट्रू सॉलिड। इसे सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोल रही है? देखिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर अपन किसी बेटा कोई भी अपना पुराने किले वगैरह है उनमें अपन जाते देखने, तो वहां पे अपने देखा होगा ग्लास लगे होते। वहां पे देखा होगा आपने ग्लास लगे होते। अगर नहीं देखा तो कभी जाओ तो बेटा देखना, थोड़ा ऑब्जर्व करना। जो ग्लास लगे होते हैं वो ग्लास बेटा ऊपर से थोड़े क्या होते हैं? थिन होते हैं, नीचे से क्या होंगे? थिक होंगे। ऊपर से थोड़े पतले होते, नीचे से थोड़े क्या होते? चौड़े होते। रीजन, क्योंकि ग्लास क्या करता है? फ्लो करता है। और फ्लो किधर करेगा वो? ड्यू टू डेंसिटी, ड्यू टू ग्रेविटी किधर करेगा? नीचे की तरफ करेगा। तो नीचे से हल्के से क्या हो जाएंगे? वो ग्लास थोड़े से मोटे होंगे और ऊपर से थोड़े से क्या होंगे? पतले होंगे। इसलिए अपन इनको क्या बोला? सुपर कूल्ड लिक्विड भी इनको बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? सूडो सॉलिड बोलेंगे। क्लियर है बात? अब ऐसा नहीं है बेटा कि ग्लास है और अपन ने रख दिया, 400-500 साल हो गए बेटा, तो पूरा का पूरा नीचे से मोटा हो जाएगा, ऊपर से खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ग्लास स्लोली क्या होगा बेटा? फ्लो करता है। तो ऊपर से ग्लास क्या होगा? अगर बहुत पुराना ग्लास अपन देखे जो एक ही जगह लगा हुआ बहुत टाइम से, ऐसा काम मिल सकता है बेटा पुराने महल वगैरह उनके अंदर, तो ग्लास हल्का सा ऑब्जर्व करना, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा होगा, ऊपर से पतला होगा, क्योंकि ग्लास क्या कर रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है। ग्लास फ्लो कर रहा है, तो इन्हें क्या बोल दिया अपन ने? सुपर कूल्ड लिक्विड बोल दिया या सूडो सॉलिड। और क्रिस्टलाइन को क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्रू सॉलिड बोल रहे हैं। तो ये अपना थर्ड कंपैरिजन कंप्लीट होता है बेटा। चलते हैं फोर्थ कंपैरिजन पे, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब इनका अरेंजमेंट फिक्स है, एक ही पॉइंट से सारी चीजें क्लियर हो रही बेटा। अगर ट्रू सॉलिड्स का, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट फिक्स है, तो अगर इनको अपन किसी शार्प टूल से कट करेंगे, जैसे नाइफ वगैरह से कट करेंगे, तो अपन को एक स्मूथ सरफेस जनरेट होगा। क्या होगा? एक स्मूथ सरफेस जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा? एक स्मूथ फ्लैट सरफेस एंड स्मूथ सरफेस जनरेट व्हेन कट विद द शार्प टूल। जब किसी शार्प टूल की हेल्प से इनको काटते हैं तो बेटा एक स्मूथ सरफेस जनरेट हो। जैसे बोर्ड क्या है बेटा? एक स्मूथ है, तो यहाँ पे इनको कट करेंगे तो एक स्मूथ सरफेस
जनरेट होगा। बट अगर मैं एमोर्फस सॉलिड्स की बात करूं तो इनको अगर अपन कट करेंगे तो रफ सरफेस जनरेट होगा, एक खुरदरा सरफेस जनरेट होगा। देखिए कांच को कट करके देख लिए बेटा, खुरदरा सरफेस जनरेट होगा। इसका एग्जांपल रबर, रबर के अंदर भी डिस मैनर में पार्टिकल्स अरेंजमेंट होते हैं बेटा, उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, उसको कट करेंगे तो भी क्या होगा, एक रफ सरफेस जनरेट होगा। तो ये पॉइंट भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ये फोर्थ पॉइंट हो गया कि अनइवन सरफेस जनरेटेड व्हेन कट विद द हेल्प ऑफ द शार्प टूल। क्लियर है बात यहां तक कि किसी भी चाकू वाकू से काटेंगे बेटा इनको तो क्या होगा, स्मूथ बिल्कुल सपाट सरफेस जनरेट होगा बेटा। क्लियर है बात। बट इनमें क्या होगा, खुरदरा सरफेस जनरेट होगा, किसी नाइफ चाकू वगैरह किसी से भी काटेंगे तो। क्लियर है। तो अपने 4 पॉइंट क्लियर हुए बेटा डिफरेंस के। चलते फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते बेटा। अपना फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे। फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखना बेटा, इंपॉर्टेंट अपने लिए तो देखना बेटा यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ बेटा, ग्राफ का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है बेटा, और इनके कूलिंग कर्व है बेटा वो क्या नहीं होते, स्मूथ नहीं होते। क्लियर है बात कि इनका जो गलनांक बिंदु बेटा वो शार्प नहीं होता है, और इनके कूलिंग कर्व क्या, सॉरी इनका जो गलनांक बिंदु वो क्या होता है, शार्प होता है। देख लीजिए ग्राफ से। और जो इनके कूलिंग कर्व वो क्या नहीं होते, स्मूथ नहीं होते। क्लियर है बात। तो पहले इसके ग्राफ को समझते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस के। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने बेटा, टेम्परेचर तापमान लिया है, और यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे टाइम ले रहे हैं। टेम्परेचर और टाइम के रेस्पेक्ट में देखिए इनके ग्राफ कैसे आएंगे। तो मैंने माना यहाँ पे टेम्परेचर मैंने फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस ले लिया। ये अपना टेम्परेचर कौन सा बताओ, ये मैंने टाइम मान लिया T1। ये जो अपना टाइम है बताओ कौन सा बताओ, ये मैंने टाइम मान लिया T2 मान लिया। ये टाइम कौन सा हो गया अपना T2 टाइम हो गया बेटा। क्लियर है। समझना ध्यान से मेरी बात को कि यहाँ पे दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। क्लियर बात बेटा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट तो शार्प है बट कूलिंग कर्व क्या नहीं है बेटा, स्मूथ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपना वाटर कौन सी फॉर्म में होगा, अगर बात करूँ बेटा यहाँ पे वाटर कौन सी फॉर्म में होगा, अपना लिक्विड फॉर्म में होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे वाटर 5 डिग्री पे लिक्विड फॉर्म में, अब टेम्परेचर नीचे आने पे कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ट्रांजिशन स्टेट आएगी बेटा। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब लिक्विड किसके अंदर जाने लगेगा, सॉलिड के अंदर जाने लगेगा। लिक्विड टू सॉलिड क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होने लगेगा। तो यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना ओनली सॉलिड आ जाएगा बेटा, ओनली क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बेटा टेम्परेचर और टाइम में मैंने ग्राफ पुट किया। तो ये मेरा यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस मैंने माना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने माना यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लाइन पे लिक्विड था, लिक्विड। फिर यहाँ पे इस लाइन पे क्या हो रहा है बेटा, एक ट्रांजिशन मीन्स टेम्परेचर फिक्स हो गया, बट यहाँ पे जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। फिर यहाँ से टेम्परेचर फिर से कम हो रहा है। फिर से देखिए बेटा यहाँ पे इस लाइन पे टेम्परेचर अपना फिक्स है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ओनली किस में कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये ग्राफ जो आ रहा है इसी के बेसिस पे मैंने क्या बोल दिया, इनके मेल्टिंग पॉइंट तो बेटा शार्प है देखिए, बट इनके कूलिंग कर्व क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है, इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया। क्लियर है बात यहाँ तक। अगर मैं यही बात कहाँ पे करूँ, यही बात करूँ बेटा मैं कहाँ पे, अगर अपन कहाँ पे बात करें अपना, अगर बात करें बेटा कहाँ पे, टेम्परेचर और टाइम की, किसके लिए, एमोर्फस सॉलिड के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे, ये मेरा टेम्परेचर है, यहाँ पे डिफरेंट टाइम मैंने मान लिया T1 टाइम है, ये कितना मान लिया अपन ने T1, ये टाइम अपना हो गया बेटा T2। क्लियर है बात यहाँ तक, ये हो गया T1, ये क्या हो गया अपना T1 हो गया, ये क्या हो गया T2 हो गया। इधर अपना टेम्परेचर हो गया, इधर अपना क्या आ गया, टाइम आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो नेक्स्ट इधर देखिए, यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में होगा अपना, जो भी है लिक्विड कौन सी फॉर्म में होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा। यहाँ पे जो अपना वाटर कौन सी फॉर्म में होगा, मैंने मान लिया कि किसमें बेटा, लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखना, ये अपना T1 टेम्परेचर था, मैंने मान लिया कि 5 डिग्री, वही ये मेरा दूसरा टेम्परेचर आ गया, ये अलग टेम्परेचर है। इस जगह क्या होने लगेगा बेटा,
इस जगह ट्रांजिशन आएगा। ट्रांजिशन स्टेट मींस यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। समझना ध्यान से, यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, टेम्परेचर फिक्स था, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। बट यहाँ पे देखिए टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, दोनों लिक्विड प्लस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा बेटा, ओनली क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। तो इनकी कर्व की मैंने स्टडी की तो मुझे ग्राफ कैसा मिला, कर्वेचर फॉर्म में मिला। मींस इनके डू नॉट्स, इनका बेटा कूलिंग कर्व तो क्या हो रही है, देखिए इनका अगर मैं कूलिंग कर रहा हूँ, लिक्विड है सॉलिड है, कूलिंग कर्व तो कैसा आ रहा है, स्मूथ आ रहा है। देखिए बेटा कूलिंग कर्व तो क्या आ रहा है, स्मूथ आ रहा है। बट मेल्टिंग पॉइंट क्या नहीं है, शार्प नहीं है। ऐसे नहीं कि एकदम से कम हुआ फिर कांस्टेंट हुआ फिर क्या हुआ, कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या थे बेटा, शार्प थे, बट कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं था। यहाँ पे कूलिंग कर्व स्मूथ है बट एमपी मेल्टिंग पॉइंट क्या नहीं बेटा, शार्प नहीं है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्राफ से कंपैरिजन पूछा जा सकता है बेटा कि ये ग्राफ किसका है, एमॉर्फस का या क्रिस्टलाइन का। तो यहाँ पे ये ग्राफ अपन को शो कर रहा है बेटा, इस ग्राफ से ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूँ कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। इस ग्राफ को देख के बता सकता हूँ कि देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ बट दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो क्लियर है बेटा, तो अपन ने 5 पॉइंट क्लियर किए डिफरेंस के। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लियर है बेटा यहां तक? तो ये था 6 पॉइंट की मैं बात करता हूं। यहां पे देखिए इसको अपन कंप्लीटली इरेज कर रहे हैं बेटा। तो ये 6 पॉइंट अपने लिए देखिए बेटा, 6 पॉइंट की मैं बात करता हूं यहां पे। तो 6 पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट पे डालना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन एन आइसोट्रोपिक इन नेचर है, कौन आइसोट्रोपिक इन नेचर है। क्लियर है बेटा यहां तक? तो यहाँ पे ये इधर किसके डिफरेंस की बात हो रही है बताओ, ये बात हो रही है क्रिस्टलाइन की। इधर किसकी बात हो रही है, एमॉर्फस की बात हो रही है। तो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर को मैं हिंदी में बोलूंगा बेटा विषम देशिकता। इसको बोलेंगे विषम देशिकता। एन आइसोट्रोपिक को क्या बोलेंगे, विषम देशिकता। आइसोट्रोपिक को क्या बोलेंगे बेटा, समदेशिकता। आइसो का मतलब सम और यहाँ पे ट्रोपिक का मतलब देशिकता। तो ये समदेशिक प्रकृति के होते बेटा, ये विषम देशिक प्रकृति के होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते और एमॉर्फस सॉलिड बेटा क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्लियर है बात यहां तक? अब एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है वो क्लियर करता हूं मैं यहाँ पे। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है देखिए बेटा। तो पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर मींस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ध्यान से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेगी। बट अरेंजमेंट क्या है, ध्यान से सुनना, अरेंजमेंट क्या है, फिक्स है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स है कि एक Na प्लस है तो इधर Cl माइनस, इधर Cl माइनस, इधर Cl माइनस, इधर Cl माइनस, ऊपर Cl माइनस, नीचे Cl माइनस। मीन्स एक Na प्लस 6 Cl माइनस से क्या बेटा सराउंडेड है। क्लियर है बात? अरेंजमेंट फिक्स है बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मुझे मिलेगी, वो देखिए यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे ए है बेटा, यहाँ पे क्या अपना बी है, यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में सी ले लिया, इस डायरेक्शन में डी ले लिया। ये सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसलिए कि ये और बी यहीं पे लेना है, फिक्स है, कुछ भी ले सकते हो। ये मेरा एक क्रिस्टलीय ठोस है, मैंने माना बेटा कि ये मेरा क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये क्रिस्टलीय ठोस है तो फिक्स अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे इस गोले के पास में है, इस गोले के पास फिक्स दूरी है बेटा, इसके पास इतनी दूरी पे, ये सारा अरेंजमेंट फिक्स है। बट अगर मैं ए टू बी डायरेक्शन चला, सुनना ध्यान से, अगर मैं ए टू बी डायरेक्शन चला, ये ए है ये बी है, ये यहाँ से ऐसे बी चला मैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो एक साइड मुझे देखो ये अपने को अलग टाइप की पार्टिकल्स मिल रहे हैं और दूसरी साइड क्या मिल रहे हैं, अलग टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? इस साइड चला तो मुझे एक ही टाइप के
पार्टिकल्स मिल रहे थे, इस साइड चला तो मुझे दूसरे टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे थे सेम। अगर मैं सी से डी चला तो देखना बेटा, मैं चला सी से डी, कहाँ चले अपन, सी से डी, तो देखना एक साइड ये बड़ी वाली बॉल, फिर यहाँ पे छोटी वाले, फिर बड़ी वाले, फिर छोटी वाले, अलग अलग मिल रहे हैं, बड़ी छोटी बॉल मिल रही है। बट इस साइड देखो, इसमें एक साइड सेम बॉल्स थी, दूसरी साइड भी सेम बॉल्स थी, तो अपन को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज से हो रही है। इधर चल लो ई टू डी, कहीं पे भी चल लो बेटा, अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट मीन्स दे हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मीन्स बेटा अलग अलग दिशाओं में इनके गुणधर्म अलग अलग होंगे। इसी प्रॉपर्टी को अपन विषम देशिकता बोलते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस, सुनना ध्यान से, क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक एन आइसोट्रोपिक नेचर को दर्शाते हैं। क्लियर है बात यहां तक। अगर बात करता हूं बेटा नेक्स्ट में, आइसोट्रोपिक इन नेचर दैट इज हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चले बेटा सेम प्रॉपर्टीज अपन को मिल रही है तो अपन उनको क्या बोलेंगे। अब ये उल्टा लगता है बेटा सोचने में, क्रिस्टलीय में तो सेम लगेगा, उल्टा लगता है अपन को सोचने में। क्रिस्टलीय का मतलब ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं में सेम प्रॉपर्टी मिले क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स है, बट यहाँ पे अपन को ध्यान में रखना है इसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिल रही है। मैंने समझाया विद द हेल्प ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं एमोर्फस सॉलिड की बात करता हूं तो ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते ही, समदेशिकता जिसे बोलते हैं बेटा, मींस प्रॉपर्टी सेम हो, किधर भी चलो बेटा देखो रैंडमनेस आ रही है, हर डायरेक्शन में मुझे अलग अलग प्रॉपर्टीज मिल रही है। वैसे क्या होगी, ओवरऑल सेम होगी, रैंडमनेस मिल रही है, हर जगह क्या मिल रही है मुझे, रैंडमनेस मिल रही है बेटा, तो मींस क्या होगी, प्रॉपर्टीज सेम होगी। इसको क्या बोल दिया, आइसोट्रोपिक इन नेचर। किधर भी चले डिफरेंट प्रॉपर्टीज और आपस में वो वैसे क्या होगी, सेम प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर है बात। जैसे कांच की बात करें, अगर अपन ने कांच को बेटा एक मोटा अलग अलग, अगर अपन घर पे ही बात करें तो अलग अलग 2 या 4 5 टाइप के कांच अपन को मिल जाएंगे। कोई ग्लास की फॉर्म में है, कोई अपन ने अलग से शेप दे रखी है, बट अगर उनकी एवरेज अपन बात करें तो बेटा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सभी डायरेक्शन में सेम हो जाएगी। तो ये हो गया अपना एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये हो गया आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब कभी कभार बेटा स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भूल जाते हैं, क्या होते हैं, भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि एन आइसोट्रोपिक कहां पे लेंगे, आइसोट्रोपिक कहां पे लेंगे। तो याद रखने के लिए ये किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है बेटा, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक किसका एग्जांपल बताओ, एमोर्फस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल बेटा, एमोर्फस का एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे ये एन आइसोट्रोपिक ए से स्टार्ट हो रहा है, क्रिस्टलाइन सी से स्टार्ट हो रहा है, आइसोट्रोपिक आई से स्टार्ट हो रहा है, एमोर्फस ए से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है बात। तो याद रखने के लिए बेटा अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए, क्योंकि बेटा कभी कभार हम भूल जाते हैं कहाँ पे एन आइसोट्रोपिक, दोनों याद तो होते हैं कि एक प्रॉपर्टी एन आइसोट्रोपिक शो कर रहा है, एक आइसोट्रोपिक शो कर रहा है, एक विषम देशिकता दर्शाता है, एक समदेशिकता दर्शाता है, बट भूल जाते हैं कि क्रिस्टलाइन में था या एमोर्फस में था। तो वही बात है बेटा, उसी के तरीके से देखो क्रिस्टलाइन है तो इसमें क्या होगा बेटा, एमोर्फस में ए से स्टार्ट हो रहा तो ए वाला नहीं आएगा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से, और एमोर्फस में ए वाला नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, आइसोट्रोपिक आएगा। क्रिस्टलाइन में कौन सा आएगा, ए वाला। मींस एमोर्फस ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी ए वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी, मींस एन आइसोट्रोपिक नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, आइसोट्रोपिक। और क्रिस्टलाइन कौन सा हो जाएगा, एन आइसोट्रोपिक in नेचर। क्लियर है बात यहां तक। अब क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स देख लीजिए बेटा, जैसे NaCl मैंने समझा चुका हूं तुम्हें, KCl हो गया, शुगर हो गया, क्वार्ट्ज, सिलिका कोई क्वार्ट्ज बोलते बेटा, SiO2 हो गया। क्लियर है बात यहाँ पे। ये सारे एग्जांपल्स किसके, अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। और यहाँ पे प्लास्टिक्स हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया बेटा, ये किसके एग्जांपल्स है, अपने एमोर्फस के एग्जांपल्स है। तो ये अपन ने डिफरेंस की फॉर्म में बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में देखा कि सॉलिड को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। अब रिवाइज करो एक बार मेरे साथ साथ। पहला किसके बेसिस पे किया, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। 2 कैटेगरीज कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा कौन सा, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है बात यहां तक। क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होगा, इसमें अरेंजमेंट फिक्स नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर है, देख लीजिए एक बार साथ साथ, हर्फ कर देता हूं मैं इसको। पहला क्या था अपना कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स था, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। सेकंड बात करूं मैं यहाँ पे, इसमें क्या था बेटा अपना कि इनको अगर
इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अपन स्लो और कंट्रोल कूलिंग से ऑब्टेन करते हैं, इनको स्लो और सडन कूलिंग से ऑब्टेन करते हैं। सेकंड क्लियर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अपन ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं, इन्हें सूडो ठोस बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्लियर है बात। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करूं बेटा मैं, तो अगर इनको अपन कट करेंगे किसी शार्प टूल से, चाकू से काट दो बेटा, इसको किसी से भी काट दो, क्या एक स्मूथ सरफेस जनरेट होगा, इसमें खुरदरा सरफेस जनरेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करूं, क्रिस्टलाइन का ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। कैसा आएगा बेटा, ऐसा आएगा अपना। इसका मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट तो शार्प है, बट कूलिंग कर्व क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है। इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा टेम्परेचर और टाइम के रेसिस में। मीन्स बेटा क्या बोल सकता हूँ, बोलो, इसका ग्राफ क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग कूलिंग कर्व तो स्मूथ है, बट मेल्टिंग पॉइंट क्या नहीं है, शार्प नहीं है। क्लियर है बात। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल की बात करें अपन, क्रिस्टलाइन क्या होंगे, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एमोर्फस क्या होंगे, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये विषम देशिकता होंगे, ये समदेशिकता दर्शाएंगे। इसका मतलब हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ से हो रहा है। इसका मतलब हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, मींस किसी भी डायरेक्शन में जाओ रैंडमनेस अपन को मिल रही है। एग्जांपल्स NaCl, KCl, शुगर, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड रबर। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं यहीं से। क्लियर बेटा, अपना क्लासिफिकेशन हो गया। तो आगे बढ़ते बेटा यहाँ से। अब आप मुझे बताओ बेटा कि अपन इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, देखो कनेक्ट करना चैप्टर को। अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर एमोर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, बताओ। एमोर्फस का तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो बेटा अपन उनकी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, कोई चीज का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो स्टडी अपन बता नहीं सकते उनके बारे में। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बेटा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड अरेंजमेंट है बेटा। जैसे NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, फिक्स है, एक Na+ सराउंडेड बाय 6Cl मॉलिक्यूल्स, 6Cl माइनस आयंस, एंड सिमिलरली बेटा 1Cl- आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na+ आयन। क्लियर है बात। फिक्स अरेंजमेंट होगी इनका। तो अपन जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एमोर्फस का स्टडी यहीं तक अपन ने की। आगे किसके बारे में, दो पार्ट थे, अब अपन एक ही पार्ट के थ्रू जाएंगे पूरे चैप्टर में। एमोर्फस का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे अपन। तो अपन को पढ़ना किसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो देखिए बेटा, अगर अपन आगे बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, अगर अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर डिवाइड करें बेटा, तो देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ constituent particle and force of attraction, crystalline solids are classified into 4 categories। क्लियर है बात बेटा, कि ऑन द बेसिस ऑफ constituent particles and force of attractions solids are classified into 4 categories। अवयवी कणों बेटा, constituent particles को अपन बोलेंगे यहाँ पे अवयवी कण, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आकर्षण बल बोलेंगे। ठोसों को अपन ने बेटा 4 कैटेगरीज में, 4 भागों में वर्गीकृत किया। कौन से ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को, कि अवयवी कणों तथा आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में वर्गीकृत किया अपन ने। अब वो 4 भाग कौन कौन से देखिए बेटा, तो 4 भागों में अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया है। देखना बेटा ध्यान से, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेटा मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। अपन बात कौन किसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में, क्रिस्टलाइंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला कौन सा बताओ, पहला हो गया अपना आयनिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे बेटा। सेकंड हो जाएगा अपना कोवेलेंट सॉलिड की बात करेंगे। थर्ड हो जाएगा बेटा अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड, और अगर मैं फोर्थ बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा, मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है बात।
कि अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्रिस्टलीय ठोस को अपन ने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस में क्लासिफाई किया। तो अब इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब मुझे बताओ आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे? आयन्स होंगे। वो केटाइन हो सकता है या एनाइन हो सकता है। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं सिंपल तुम्हें क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं, फिर अपन चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बेटा, पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो सकती है? आयन्स हो सकते हैं बेटा। वो सेम भी हो सकते हैं। आयन्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट। पॉजिटिव आयन होगा या फिर नेगेटिव आयन होगा आयनिक सॉलिड से बेटा। तो आयन्स होंगे, एक केटाइन होगा, दूसरा एनाइन होगा। अगर ये माइनस है तो ये कहीं ना कहीं बेटा प्लस के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे आयन्स डिफरेंट हो जाएंगे। वो आयनिक सॉलिड होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? डिफरेंट आयन्स होंगे, केटाइन्स और एनाइन्स। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होंगे बताओ? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और डिफरेंट एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वो भी क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है बात? तो एटम्स क्या हो सकते हैं अपने? सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं बेटा, तो मॉलिक्यूल भी क्या हो सकता है अपना? किससे बन सकता है? सेम एटम से ही बन सकता है और डिफरेंट एटम से ही बन सकता है। अगर मेटेलिक सॉलिड की बात करूं तो बेटा क्या होंगे? मेटल तो क्या होगी बेटा? अगर Ag है तो Ag का मॉलिक्यूल ही रहेगा, कॉपर है तो कॉपर का मॉलिक्यूल रहेगा, सिल्वर है तो सिल्वर का मॉलिक्यूल रहेगा बेटा। तो यहाँ पे सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे इनके अंदर। क्लियर बात? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पता लग गया? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पता लगे बेटा। आयनिक ठोस में क्या होंगे? आयन्स होंगे, केटाइन या एनाइन। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स होंगे, सेम या डिफरेंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल किससे? सेम एटम और डिफरेंट एटम से बन सकता है। और मेटेलिक धात्विक ठोस में क्या होंगे? सेम एटम्स हो जाएंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ तुम मुझे, FOA की बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? एक केटाइन है, दूसरा एनाइन है। याद करो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, जहां पे एक केटाइन एनाइन Q1 Q2 चार्ज डिस्टेंस पे रखे हुए थे। लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा था? K Q1 Q2 बाई R²। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा आयनिक सॉलिड के, आयनिक सॉलिड्स पे, तो कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा होगा बेटा? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा बेटा इनके बीच। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा बेटा? वंडरवाल बॉन्ड होगा। वंडरवाल्स बॉन्ड होंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इनके बीच मॉलिक्यूल्स के अंदर। और मेटेलिक में कौन सी बॉन्डिंग होगी बताओ? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। पढ़ चुके हो बेटा पीरियोडिक टेबल में तुम ये चीजें। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इन दो के बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया। अब यही क्लासिफिकेशन अपन एक चार्ट की फॉर्म में देखते बेटा, जो अपन को राइट करना है। तो देखिए बेटा मैं चलता हूँ एक चार्ट के ऊपर। ये चार्ट कहाँ हो तुम? तो देखो बेटा ये अपना चार्ट आ गया। और चार्ट किसके बेसिस पे है ये बताओ? ये चार्ट किसके बेसिस पे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अपन ने क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरीज में। पहला कौन सा बताओ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला कौन सा बताओ? आयनिक ठोस है बेटा। पहला कौन सा अपना? आयनिक ठोस है। क्लियर है बात? दूसरा कौन सा अपना बताओ? दूसरा कौन सा अपना? सहसंयोजी ठोस बोला अपन ने। तीसरा कौन सा है? आणविक ठोस है। और चौथा कौन सा अपना? धात्विक ठोस है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बेटा यहाँ पे चार्ट बनाइए कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे? अवयवी कण बोलेंगे बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? आकर्षण बल, कि उन पार्टिकल्स के बीच आकर्षण बल क्या लगे अपने। प्रॉपर्टीज का मतलब किसकी बात हो रही है बेटा? गुणधर्म की बात हो रही है। और वो गुणधर्म किसके बेसिस पे हो सकता है बताओ? वो गुणधर्म अपना किसके बेसिस पे हो सकता है? भौतिक अवस्था। किसके बीच बेटा? भौतिक अवस्था या फिर विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। और यहाँ पे गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु। और यहाँ पे क्या होगी? उनके उदाहरण होगी बेटा। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगी? उदाहरण होगी।
तो यहाँ से देखिए बेटा ये चार्ट बनाइए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अपन ने 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। सिंपल है बेटा, बिल्कुल आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल क्या होंगे, प्रॉपर्टीज में फिजिकल नेचर कैसा उनका बेटा, हार्ड है, सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत को चालक कर रही है या नहीं कर रही, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु क्या उनका, और इनके एग्जांपल्स। तो समझिए ये 2 प्रॉपर्टीज अपन देख चुके बेटा कि यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। अभी देखा अपन ने आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर देखा बेटा, यहाँ पे डिफरेंट आयन होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। नेक्स्ट बात करूं कोवेलेंट सॉलिड में क्या होंगे बेटा, कोवेलेंट सॉलिड है तो एटम्स होंगे वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड अपना सेम एटम्स के बीच ही बन सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, और डिफरेंट एटम्स के बीच ही बन सकता है, ये चीज भी अपन ने देख ली। थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स भी बेटा सेम एटम से ही बन सकते हैं और डिफरेंट एटम से ही बन सकते हैं। थर्ड बात करूं मैं मेटेलिक सॉलिड की, धात्विक तो क्या होंगे, सेम एटम्स होंगे, मेटल से तो सेम ही होगी बेटा, कॉपर है, Ag है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये प्रॉपर्टी अपन देख चुके बेटा यहाँ पे कि पार्टिकल्स देख चुके, डिफरेंट होंगे, सेम होंगे और सेम एटम्स होंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करूं मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आयनिक सॉलिड है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयनिक बॉन्ड है तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कैटायन और एनायन के बीच। अगर मेरा कोवेलेंट सॉलिड है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो बेटा वैन डर वाल्स बॉन्ड भी हो सकता है और कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स के बीच। क्लियर है बात। अगर मेरा मेटेलिक सॉलिड है बेटा, धात्विक ठोस है तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। ये 2 चार्ट क्लियर होगी बेटा। यहाँ पे 2 कॉलम, पहला कॉलम सिंपल है, क्रिस्टलाइन को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवयवी कण पता लग गए, आकर्षण बल पता लग गया। अब प्रॉपर्टीज की बात करते बेटा, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिंपल है। अगर मेरा आयनिक सॉलिड है, समझना बेटा ध्यान से, अगर मेरा आयनिक सॉलिड है बेटा तो इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, या तो ये हार्ड होंगे या ब्रिटल होंगे बेटा, कठोर होंगे या भंगुर प्रकृति के होंगे। अगर कठोर और भंगुर प्रकृति के तो ये इंसुलेटर बेटा कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे ठोस अवस्था में, और अगर अपन को मोल्टन स्टेट में डाल दिया तो ये कंडक्टर की भांति व्यवहार करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर ये ठोस फॉर्म में तो बेटा ये कुचालक होंगे, बट अगर इनमें क्या कर दिया अपन ने, मोल्टन फॉर्म में ला दिया तो क्या करने लगेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेंगे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। क्लियर बात यहाँ तक। फिजिकल नेचर कैसी है, कठोर भंगुर प्रकृति के, ठोस अवस्था में कुचालक होंगे और अपना मोल्टन फॉर्म में ये चालक हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। नेक्स्ट बात करूं बेटा मैं कोवेलेंट सॉलिड की, तो कोवेलेंट सॉलिड भी कैसे होते बेटा, हार्ड होंगे तब तो किसकी तरह काम करेंगे, वो इंसुलेटर की तरह, बट सॉफ्ट होते किसकी तरह काम करेंगे बेटा, कंडक्टर की तरह काम करेंगे। समझिए जैसे कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल लूं, एक तो डायमंड ले लिया मैंने, एक ग्रेफाइट ले लिया, समझना ध्यान से, एक डायमंड लिया तो डायमंड मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, हार्ड है, वो हार्ड है तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अगर ग्रेफाइट है बेटा सॉफ्ट है तो किसकी तरह काम करिए, कंडक्टर की तरह काम करिए, और इनका एमपी क्या होता है बेटा, वेरी हाई होता है। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट में मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो सकते हैं बेटा, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, हार्ड होंगे तो वो इंसुलेटर होंगे, सॉफ्ट होंगे तो वो कंडक्टर होंगे। हार्ड का एग्जांपल क्या हो गया, डायमंड, सॉफ्ट का एग्जांपल क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। क्लियर है बात। अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट होंगे और हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, तो इंसुलेटर की तरह बेटा ये कुचालक होते हैं, बट अगर थोड़ा सा हीट कर देंगे इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड को तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे बेटा, चालक की तरह बिहेव करने लगेंगे। क्लियर बात है। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड को नॉर्मली क्या होंगे, ये कुचालक हो सकते हैं बेटा, बट थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, चालक की तरह बिहेव करेंगे, और इनका एमपी बहुत कम होता है बेटा, इनका गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। नेक्स्ट बात करूं मेटेलिक सॉलिड की बेटा, धात्विक ठोस की बात करूं तो ये हार्ड भी होते हैं बेटा, मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। हार्ड भी हो सकते, लोहा क्या होता है बेटा, मेटल है अपना, हार्ड होता है। मेलिएबल का मतलब इनको जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इनको अपन पीट की बेटा एक थिन शीट की फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे अपना एल्यूमिनियम फॉइल आता है बेटा, जो अपन फूड पैकिंग यूटेंसिल्स में अपन उसका यूज लेते हैं।
डक्टाइल का मतलब इनको क्या कर सकते हैं बेटा, एक वायर की फॉर्म में भी अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अपना इलेक्ट्रिकल वायर्स आते हैं बेटा, मेटल के आते हैं अपने, मेटेलिक सॉलिड, तो ये हार्ड भी होते हैं, मैलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तभी तो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा वायर के थ्रू, और इनका एमपी क्या होता है, हाई होता है। तो ये चीज तो समझ में आ गई। एमपी याद किस रखोगे बेटा, आयनिक कोवेलेंट मेटल मॉलिक्यूलर मेटेलिक। इनका हाई होगा, वेरी हाई होगा, वेरी लो होगा, फिर हाई होगा, ऊपर हाई नीचे हाई, ऊपर वेरी हाई वेरी लो। एग्जांपल्स देखो बेटा, आयनिक सॉलिड के NaCl हो गया, ZnS हो गया, सीजियम क्लोराइड Na2, ये सारे के सारे कौन से आयनिक सॉलिड्स है। अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छी तरह से इनको देख चुके। नेक्स्ट बात करूं बेटा मैं, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका, क्वार्ट्ज हो गया। क्लियर है बात, ये एग्जांपल तो सिंपल है बेटा, ये तो अपने आयनिक की एग्जांपल्स हो गए। डायमंड, ग्रेफाइट, अपना क्वार्ट्ज किसका एग्जांपल हो गया, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट बात करूं बेटा मैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड का अगर वंडरवाल बॉन्ड हो रहा है तो बेटा किसकी बात हो रही है, H2 की बात, I2 की बात होगी, HCl की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर हो रही है बेटा, अपनी वाटर के अंदर हो रही है। यहाँ पे क्या है, H2O है। क्लियर है बात, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे I2 HCl, तो इसके अंदर वंडरवाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, इसके एग्जाम्पल होगी। मेटेलिक के एग्जाम्पल सिंपल है बेटा, Fe और Ag। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अपन ने बेटा बिल्कुल बेसिक चीजें कवर की आज के लेक्चर में। अपन बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को बेटा एक लेवल तक लेके चलेंगे, तो अपन को ध्यान से समझना है। अगर मैं बोलूं बेटा तो सबसे इजी चैप्टर है। अगर अपन को 3D इमेजिनेशंस समझ में आ रही है, कहाँ पे कॉर्नर है, कहाँ पे फेस है। अब आज के लेक्चर में ऐसा अपन ने कोई चीज़ इमेजिनेशन की बात नहीं की। नेक्स्ट लेक्चर अपना प्रॉपर स्टार्ट होगा बेटा, वहाँ से अपन इमेजिनेशंस की बात स्टार्ट कर देंगे। अपना लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं बेटा, उनके बारे में, यूनिट सेल क्या होती है, वो सारी चीज़ें। एक अगर अपना क्यूब है बेटा, क्यूब के बारे में स्टडी क्यों करें, क्यूब में कितने कॉर्नर, कितने फेस, कितना बॉडी सेंटर है, कितना फेस सेंटर है, कितनी एज वगैरह, वो सारी चीज़ें वहीं पे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन। बट यहाँ तक बेटा ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एक बार समराइज करते हैं अपन इस लेक्चर को आज के को, कि अपन ने सॉलिड के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्सेज ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम वगैरह होंगे। उसके बाद सॉलिड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद अपने डिफरेंस देखिए उनमें, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नेक्स्ट वन, अब क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट फिक्स था, एमॉर्फस में अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। तो अपन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन को अपन ने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। पहला बोलिए आयनिक सॉलिड, दूसरा बोलिए कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और चौथा कौन सा, मेटेलिक सॉलिड। क्लियर है बात। किसके बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। प्रॉपर्टीज देखे, एग्जांपल्स देखे। ओके बेटा, मिलते हैं अपने सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।